नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी किस देश द्वारा स्थापित की गई है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। फिनलैंड के शहर कंकनपा में स्थापित यह बैटरी वर्ष भर आपूर्ति की समस्या को हल करने में मदद कर सकती है। सैंड बैटरी एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करता है। यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करता है। लंबी अवधि तक ऊष्मा बनाए रखने के लिए रेत एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। एक बार में यह महीनों तक की बिजली का भंडारण करता है। विश्व के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन, जिसे कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है, को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक का इंट्रानेजल वैक्सीन BBV154 या इनकोवैक पूर्व संलयन स्थित स्पाइक प्रोटीन के साथ एक रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडेनोवायरस वेक्टर का वैक्सीन है। वैक्सीन को नेजल स्प्रे के माध्यम से दिए जाने की वजह से यह वर्तमान में उपलब्ध सभी कोविड-19 टीकों के लिए सुई और सिरिंज की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मियों पर निर्भरता भी कम होगी। किस संस्थान द्वारा एक कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। IIT कानपुर तथा देश भर के 10 वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक टीम ने 2 साल में इस कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। जानवरों पर परीक्षण फरवरी या मार्च 2023 से शुरू होगा। परीक्षण में सफलता के बाद 2 वर्षों में मनुष्यों में इसका प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। इसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट आसान होगा और गंभीर रोगियों में आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु मनानाला नल्ला थुरुवमंद्रम यानी मनम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इसका उद्देश्य मेडिकल छात्रों को आत्महत्या करने से रोकने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रोगियों के सही उपचार के लिए इन्हें प्रशिक्षित करना है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 14416 भी जारी की गई है। इस पहल का शुभारंभ तिरुचि, पड्डुकोट्टई और कुरुड जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में किया गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने काठमांडू स्थित राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वर्तमान PM शेर बहादुर देउवा की नेपाली कांग्रेस 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। नए गठबंधन में CPN UML के 78, माओवादी सेंटर के 32, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, जनता समाज पार्टी के 12, जनमत पार्टी के 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 4 और 3 निर्दलीय सदस्य शामिल हैं। प्रचंड को 275 सदस्यों वाली सभा में 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN एकेडमी
करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का PDF ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों। आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार SI PT एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी PDF से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी PT की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी CDPO की PT परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी PDF से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी PDF का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स MCQs, इसमें कुल 50 PDF रहेंगे साल भर में। एक PDF को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो MCQs पोर्सन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 PDF, एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 PDF आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 PDF, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक PDF को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये PDF और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले
यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। भद्राचल के मंदिर को 350 वर्षों से अधिक पुराना बताया गया है और यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास का कुछ समय भद्राचलम मंदिर के पास दंडकारण्य वन के एक हिस्से परनासाल नामक गांव में व्यतीत किया था। मंदिरों का यह समूह गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर में तीर्थ यात्रा और विरासत बुनियादी ढांचे का विकास नामक एक अन्य परियोजना भी बाद में शामिल की गई। इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मंजूरी दी गई है। किस देश में स्थापित किए जा रहे 720 मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन डीजीपीसी को सौंपी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भारत सरकार ने इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। इस परियोजना का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और इनके भूटानी समकक्ष लोटे त्शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था। इसे सौंपने के साथ ही दोनों देशों ने 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस जल विद्युत परियोजना के शुरू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44% की वृद्धि हुई है। भूटान ने ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से सूखे सर्दियों के मौसम में भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया के साथ समझौता भी किया है। किस देश में नेग्लेरिया फॉलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमण और मृत्यु का पहला मामला दर्ज किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। नेग्लेरिया एक अमीबा है, यह एक कोशिकीय जीव है और इसकी केवल एक प्रजाति नेग्लेरिया फॉलेरी मनुष्यों को संक्रमित कर सकती है। यह पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 1965 में खोजा गया था तथा आमतौर पर गर्म ताजे जल के निकायों जैसे गर्म झरनों, नदियों और झीलों में पाया जाता है। यह नाक के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश करता है और फिर मस्तिष्क तक जाता है और इसे खाना शुरू कर देता है। इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। वर्तमान में इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है बाजार में, लेकिन इसका उपचार उचित दवा संयोजनों के साथ किया जा सकता है। कितनी बार फुटबॉल विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल पेले ने 21 वर्ष के करियर में 1363 मैचों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ब्राजील के लिए 92 मैचों में किए गए 77 गोल शामिल हैं। वर्ष 1958, 1962 और 1970 में 3 बार फीफा विश्व कप जीतने वाले पेले को वर्ष 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी खिताब से नवाजा गया था। पेले को ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले जैसे कई दूसरे नामों से जाना जाता था। पेले के 1000वें गोल की याद में सेंटोस शहर में 19 नवंबर को पेले डे मनाया जाता है। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रैथू बंधु योजना के 10वें चरण की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। इस चरण में 70,54,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 7,676 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रबी फसल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस चरण के पहले दिन 1 एकड़ तक जमीन वाले 21 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 607 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई है। यह सहायता प्रति एकड़ 5,000 रुपये की दर से की जा रही है। इस योजना के माध्यम से तेलंगाना सरकार किसानों को
खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। इंडियन आर्मी ने किस कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया, जो ग्राउंड+1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज ने माइकोबी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है, जिसमें नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। भारतीय सेना के अहमदाबाद स्थित गोल्डन कटार डिवीजन ने भी नए अनुप्रयोगों के साथ परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हाउस 71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटेड फाउंडेशन, दीवारों और स्लैब का प्रयोग करके 12 सप्ताह में पूरा किया गया है। सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड UIDAI को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया है। UIDAI को यह अवार्ड भारत में आधार के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है, जिसकी मदद से देश में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाता है। किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों की मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ एरोस्पेस। भारत के सबसे मूल्यवान ड्रोन स्टार्टअप के फाउंडर और CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा, टाइप सर्टिफिकेट के अप्रूवल के बाद से गरुड़ एरोस्पेस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 5% दर पर और भारत सरकार से 50 से 100% सब्सिडी पर 10 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण के लिए पात्र हो गया है। 4.5 लाख रुपए की कीमत वाले ये किसान ड्रोन भारत के सबसे सस्ते एडवांस्ड ऑटोमेटेड एग्री ड्रोन है, जिन्हें 25 किलोग्राम से कम की कैटेगरी के लिए DGCA द्वारा सर्टिफिकेशन मिला है। प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एलिडा गुएरा। डॉक्टर एलिडा गुएरा क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती हैं। KR गौरी अम्मा भारत में वामपंथी आंदोलन की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थी। वह केरल की पहली राजस्व मंत्री थी। इन्होंने आत्मकथा नामक एक ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित की थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी को वर्ष 2011 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनका निधन 11 मई 2021 को 102 साल की उम्र में हो गया था। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा जवानों के लिए प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीमा सुरक्षा बल BSF। इसके साथ ही मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा संगठन के प्रशासन, प्रशिक्षण और संचालन की समझ बढ़ाने हेतु 13 BSF मैनुअल यानी नियमावली के संशोधित संस्करण को भी जारी कर दिया है। ये मैनुअल BSF जवानों के कार्यों को गति देने में सहायक होंगे। ये सभी रैंक के BSF जवानों और अधिकारियों के कार्यों को सरल बनाएंगे। प्रहरी ऐप के माध्यम से जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी एवं आवास, आयुष्मान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा अवकाश संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जगह ली है। इन्होंने किनकी जगह ली? यायर लैपिड की। देश के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले 73 वर्षीय नेतन्याहू ने अपने नेतृत्व वाली 6ठी सरकार का गठन किया है। नेतन्याहू के पास इजराइल संसद नेसेट के 120 सदस्यों में से 63 का समर्थन है, जो सभी दक्षिणपंथी हैं। सदन में नेतन्याहू के खिलाफ 54 सांसदों ने वोट किया था। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लियो वराडकर। 30 महीनों के अंतराल के बाद भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। साल 2020 में हुए चुनावों के बाद यहाँ की फाइन गेल पार्टी, फिएना फेल पार्टी और ग्रीन पार्टी के बीच सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ था। यह सहमति बन गई थी कि इनमें से 2 पार्टियों के नेता आधे आधे वक्त देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। उस वक्त सहमति बनी थी कि फिएना फेल के मिहाल मार्टिन 16 दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे, जिसके बाद वे डिप्टी प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे और डिप्टी प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे फाइन गेल के वराडकर प्रधानमंत्री पद का कार्यभार देखेंगे और यह सहमति बनी हुई है।
कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से एक शोध किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने कहा है कि वैश्विक कोयले की खपत 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जो ज़्यादातर भारत, यूरोपीय यूनियन और कुछ हद तक चीन में कोयला बिजली के विस्तार से प्रेरित है। चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कोयले के उपयोग में सबसे बड़ी वृद्धि देखने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में वैश्विक कोयले की खपत 1.2% बढ़ने की उम्मीद है, जो एक साल में पहली बार 8 बिलियन टन के ऊपर है। 2022 इन नाइट चार्ट्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग गंभीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे होंगे। 2020 के बाद यह 2 दशकों में सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष होगा। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी। डोमेस्टिक स्पोर्ट्स एनालिटिक्स फर्म स्तूपा एनालिटिक्स इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। वर्ल्ड टेबल टेनिस का गठन ITTF द्वारा 2019 में कमर्शियल टेबल टेनिस टूर्नामेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका पहला आयोजन नवंबर 2020 में मकाओ, चीन में हुआ था। IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सैम करन। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन पर पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। पंजाब किंग्स ने सैम करन को 2019 में मात्र 7.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। IPL के 16वें सीजन के लिए कोच्चि में खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में अपने नाम किया। वह इस ऑक्शन में अब तक दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तीसरे स्थान पर रहे बेन स्टोक्स, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। ऑस्कर 2023 में इस बार भारत के कितने फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 फिल्मों को। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर 2023 इस पुरस्कारों के 10 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट की घोषणा की है। इसमें SS राजामौली की RRR सॉन्ग नातू नातू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और यह ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गीत है। और पान नलिन द्वारा निर्देशित फिल्म द लास्ट फिल्म शो यानी छेल्लो शो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शौनक सेन द्वारा निर्देशित ऑल दैट ब्रेथ्स को डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर कैटेगरी और कार्तिक गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट्स विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। फ्रांसीसी सरकार की कांस नटराज की मूर्ति की नीलामी की योजना को किस राज्य की पुलिस ने सफलतापूर्वक रोक दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। दुर्लभ प्रकार की कांस्य मूर्ति 50 साल पहले थूथुकुडी जिले के कयाथार से चुरा ली गई थी। नटराज हिंदू देवता शिव ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में विशेष तौर पर दक्षिण भारत में कई शैव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं। यह चोल मूर्तिकला की एक महत्वपूर्ण रचना है। नटराज के ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है, जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है, जो विनाश की प्रतीक है। निचला दाहिना हाथ अभय की मुद्रा में है, जो आशीर्वाद का प्रतीक है और भक्त को न डरने के लिए आश्वस्त करता है। और निचला बायां हाथ ऊपर उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है, जो मोक्ष के मार्ग को इंगित करता है। स्वदेशी रूप से डिजाइन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ को कहां पर कमीशन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। इसे इंडियन नेवी की संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। INS मोरमुगाओ द्वारा निर्मित 4 विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरा है, जिसको औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है। इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई
63 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है, जो अत्याधुनिक हथियारों और सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 7400 टन तक की है। भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत गुजरात अगले साल होने वाले G20 कार्यक्रमों के तहत अर्बन 20 या U20 के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में 9 और 10 फरवरी 2023 को C40 यानी क्लाइमेट 40 और यूनाइटेड सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स UCLG के साथ G20 सिटी शेरपाओं की स्थापना बैठक सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही U20 मेयर्स समिट का आयोजन जुलाई 2023 में किया जाएगा। 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में अन्य पुरस्कार विजेताओं में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ मार्तंड वर्मा शंकरन वालियानाथन, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और प्रसिद्ध हरि कथा कलाकार विशाखा हरि शामिल थे। अगली पीढ़ी के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ किस देश में पेश किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग यानी धूम्रपान को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टोबैको लॉ लेकर आई है। इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट की खरीद पर प्रतिबंध होगा। यह नया कानून 2023 में लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। BAPS स्वामीनारायण संस्था के वैश्विक मुख्यालय BAPS स्वामीनारायण मंदिर शाहीबाग द्वारा आयोजित प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में वर्ष भर चलने वाले विश्वव्यापी समारोहों का समापन 14 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में संपन्न हुआ। किस संस्थान को G20 समूह विज्ञान 20 यानी S20 के लिए सचिवालय के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु। यह G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह है जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा। 2023 G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2023 में S20 यानी साइंस 20 का थीम है अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। साल भर भारत के विभिन्न हिस्सों में इससे जुड़ी बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें से कुछ जगहों के नाम है अगरतला, लक्षद्वीप, भोपाल, पुडुचेरी और कोयम्बतूर। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में ही इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं और बहुत कम समय में करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20 DIA शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस यानी G20 DIA लॉन्च किया है। G20 DIA शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलोर में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान किया जाएगा। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का उद्देश्य G20 देशों के साथ साथ गेस्ट राष्ट्रों से नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आइडियाज, स्टार्टअप्स आइडियाज को लेना और इन्हें सक्षम बनाना है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।